हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 5.2.3 द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं। उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी हमने। सिमिलरली इसमें भी हम जब एक मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर है वैसा, अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू, एक्यूरेटली मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम इस पैराग्राफ में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। द पैटर्न ऑफ आयरन फाइलिंग्स दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गिव्स अस एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, तो आयरन फाइलिंग के पैटर्न से यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमें आइडिया लग जाता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। वैल्यू नहीं, मतलब हमें स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। मतलब देखा था हमने कि रिलेटिव क्लोजनेस, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ पर दूर होगा वहाँ पर कम है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, V में एट टाइम्स वी रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ B एक्यूरेटली। ठीक है, तो कई बार हमें एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए होगी एक्यूरेटली, तो उस केस में देखो, दिस इज डन बाय प्लेसिंग अ स्मॉल कंपास नीडल टू ऑफ नोन मैग्नेटिक मोमेंट M एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड अलाउइंग इट टू आइसोलेट इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसा हम कैसे करेंगे कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड की एक्चुअल वैल्यू या एग्जैक्ट उसका मैग्नीट्यूड। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक कंपास लेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास, नॉन मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो बेसिकली अगर आपको समझना है तो एक आइडिया के लिए आप समझ सकते हो, स्ट्रेंथ है जो उसका ना, जो मैग्नेटिक जो कंपास का स्ट्रेंथ है, बेसिकली कितना वो रोटेट करेगा, है ना। ऐसे कैसे देखा था हमने, है ना, ये देखा था कि टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से हमने इसको डिफाइन भी किया था मैग्नेटिक मोमेंट को। ओके, तो ऐसा समझ सकते हो बेसिकली स्ट्रेंथ जो है उसकी, है ना, मैग्नेट की, तो उसकी एम की बात की है। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह भी डिस्कस किया था इसका। ओके, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लास 11th में आपने डिस्कस, रोटेशनल मोशन आपने पढ़ा तो वहाँ आपने समझा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रोल इनर्शिया प्ले करता है या फिर मास प्ले करता है लीनियर मोशन में, वही रोल रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। मतलब कितना जो रोटेशनल मोशन को जब टॉर्क है ना, उसको कितना अपोज कर रहा है जो बॉडी है हमारी, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक वेग आइडिया मैंने आपको दिया है, वैसे आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नोन है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीज़ आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, अलग अलग शेप के लिए हम देख चुके हैं। ठीक है, तो नॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और नॉन मैग्नेटिक मोमेंट का कंपास हमारे पास है। उसको हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में जिसमें हम इसकी मैग्नेटिक हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है उसमें ऑसिलेट कराएंगे उसको ना, उसको मतलब ऑसिलेट करेगा इसमें, ये अगर प्लेस करते हैं तो। दिस अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर 5.4b। तो 5.4b अगर हम देखें तो ये अरेंजमेंट वहाँ शो किया। एक सेकंड देखते हैं कि 5.4b कहाँ है। तो देखो यहाँ पर है ना, इस तरह से एक मैग्नेटिक कंपास नॉन मैग्नेटिक मोमेंट और नॉन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑसिलेट करेगा क्योंकि इस पर टॉर्क एक्ट करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट करेगा, इसलिए ऑसिलेट करेगा ये। ओके, नाउ द टॉर्क ऑन द नीडल इज, इतना टॉर्क एक्ट होगा इसमें। ठीक है, ये हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, जैसे कि और आप रिलेट करके भी पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए P क्रॉस E होता है यहाँ पर, P क्रॉस E होता है यहाँ पर, M क्रॉस B होगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो M B साइन थीटा। ये टाउ इज द रिस्टोरिंग टॉर्क एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन M एंड B। टाउ रिस्टोरिंग टॉर्क है और थीटा एंगल है M और B के बीच में। डायग्राम में आपको देख ही सकते हो ना, B और M के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ओके, अब देखो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर है। हमने उसे ऑसिलेट कराया तो एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है इसमें, है ना, जिसकी वजह से रोटेट कर रहा है।
ओके, और एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा जो उसको अपोज कर रहा है। इक्विलिब्रियम में ये दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे, और आपको पता है टॉर्क की वैल्यू फॉर्मूला अगर क्लास 11 में आपसे याद होगा रोटेशन मोशन में ये भी था, आई ए अल्फ़ा, जिसमें आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फ़ा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और अल्फ़ा को हम क्या भी लिख सकते हैं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आई d2 स्क्वायर d2 थीटा मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेट विल बी आवर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आई अल्फ़ा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। ठीक है, और माइनस साइन या नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के ऑपोजिशन में। ठीक है, नाउ सो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन वी अप्रॉक्सीमेट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड गेट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, और अगर थीटा की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा को हम थीटा ले चुके, आपको ये अच्छे से पता है। ओके, सो नाउ दिस विल बिकम व्हाट आई d2 स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी थीटा। ओके, इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, इस आई को नीचे ले जाते हैं और ये आ जाएगा d2 स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई थीटा। ओके, अब देखो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपको याद होगा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, या फिर ए प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। ठीक है, ऐसे मोशन जिसमें क्या होगा, जो फोर्स है या फिर जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में वही क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो ये एक्सेलरेशन है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई एंड द टाइम पीरियड इज। ठीक है, और ये जो फैक्टर होता है ना, ये हमें पता रिलेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सॉरी, अगर मैं सिंपल लूँ लीनियर एक्सेलरेशन की बात करूँगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा, एंगुलर की बात करूँ अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो कंपेयर करें इसे तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से एम बी अपॉन आई। ठीक है, और तो ओमेगा स्क्वायर आ गया एम बी अपॉन आई। ठीक है, और यहाँ से ओमेगा आ जाएगा रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। ठीक है, और आपको पता है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू यू नो दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, यही होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ओके, और यहाँ से ओमेगा और टाइम पीरियड से कैसे रिलेटेड होता है ये, तो आपको पता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बिकॉज 1/t है। ओके, सो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2π यहाँ पर 1i अपॉन एम बी। ठीक है, कैसे देखो हमारा ये ओमेगा है ना, ओमेगा कितना आया रूट ऑफ एम बी अपॉन आई आ गया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये इसको लिख सकता हूँ मैं ओमेगा को 2πf। ठीक है, 2πf लिख सकता हूँ। ठीक है, तो f क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2π एम बी अपॉन आई। ठीक है, और जब मैं टाइम पीरियड लूँगा तो उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2π रूट ऑफ आई एम बी। ठीक है, तो टाइम पीरियड ये फाइंड आउट हो गया, और ये स्क्वायरिंग कर दूंगा मैं और रीअरेंज करूँगा तो b क्या आ जाएगा 4π स्क्वायर आई एम टी स्क्वायर अपॉन एम टी स्क्वायर। ये कांस्टेंट है आई, मैंने बताया था हमने नॉन मोमेंट इनर्शिया का लिया है कंपास, मैग्नेटिक मोमेंट भी नॉन है हमें, और इसमें टाइम पीरियड हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं उसका। ठीक है, टाइम पीरियड भी नॉन होगा या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ द कंपास उसका टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एन एक्सप्रेशन, तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन ऑन लाइन सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको याद करना पड़ेगा, वीडियोस देखना पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या फॉर्मूला बना था आपको याद होगा, वहाँ पर -p बना था जिसमें p क्या था डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, कैसे किया था देखो, हमने देखा था ना ये, इसमें देखो अगर मैं तो जो
हमारा मैग्नेटिक कंपस है, मैग्नेटिक डाइपोल है बेसिकली, ठीक है, उस पे अगर मैं स्मॉल उसको क्या करूँ, इसको रोटेट करूँ, ठीक है, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो आंसर है वर्क का फॉर्मूला कहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर और इसके टर्म में बात करूँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉर्क के टर्म में तो टॉर्क टाइम्स थीटा। इस केस में अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उसको करता हूँ, ठीक है, अगेंस्ट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, अगेंस्ट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में उसको मूव करता हूँ तो कितना करना पड़ेगा, तो आंसर है W इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। इक्वल एंड ऑपोजिट हमने पूरा डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में पूरा डिस्कस किया ठीक से इसको, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट करेंगे और डी थीटा ये आ जाएगा, है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से वर्क को, है ना, तो टॉर्क इनटू डी थीटा। और फिर क्या कर देंगे इसको, ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, पूरे के लिए हम क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे और दैट विल बी, और वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो W क्या आ जाएगा या फिर U क्या आ जाएगा, U हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ T डी थीटा का इंटीग्रेशन। टाउ मतलब टाउ का फॉर्मूला क्या था हमने अभी देखा था, इस केस में MB साइन थीटा था, तो MB साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, M कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, MB साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, तो यहाँ से आ गया U मतलब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस MB, ठीक है। यार कैसे रख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपने करा है तो वहाँ पर P था, यहाँ पर MB है ना, MB है, यहाँ पर P था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये याद रखना मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। वी हैव एम्फसाइज्ड इन चैप्टर 2 दैट द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी फिक्स एट वंस कन्वीनियंट, ठीक है, हमने वहाँ देखा था कि जीरो हम कहीं भी फिक्स कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंस मैटर करता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, और हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ लेते हैं, थीटा एंगल पे, वो हमने पूरी बात की थी वहाँ पर, क्योंकि जीरो जब 90 डिग्री पे लेके आएंगे तो वर्क जीरो करना पड़ेगा, इसलिए हम थीटा इज इक्वल टू 90 पे जो पोटेंशियल जीरो लेंगे उसके रेफरेंस में हम दूसरी जगह की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये हमने वहाँ पर डिटेल में बात की थी, ठीक है, ओके। तो थीटा इज इक्वल टू 90 पे हम ये ओरिएंटेशन में बेसिकली हम क्या कर लेंगे, इस ओरिएंटेशन में हम पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो मान लेंगे, ठीक है। नाउ when the needle is perpendicular to the field, equation 5.6 shows that potential energy is minimum at theta is equal to 0 most stable position, ठीक है। तो वहाँ पर ही हमने तीन देखी थी, तीन पोजीशन। तो जब नीडल कैसा है, अलाइंड है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, M और B के बीच में एंगल 0 है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। और जब क्या है, जब इसके ऑपोजिट है ये मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, या साउथ या नॉर्थ, तो ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने वहाँ पर भी डिस्कस की थी, इस चीज़ को आप याद रखोगे, ओके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग की बात करेंगे, फिर से हम कंपेयर करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है उससे मैग्नेटिक से कंपेयर करेंगे, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा, पसंद आई होगी, तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो।